May I come in, sir? यस, Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून आशीष, बैठ जाइए। Thank you, sir. परिचय दीजिए आपका। गुड आफ्टरनून सर एंड मेरा नाम आशीष उपाध्याय है। मैं शाहजहाँपुर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा शाहजहाँपुर से पूर्ण करने के बाद अपना जो ग्रेजुएशन है होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन श्री अटल बिहारी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से पूरा किया है और उसी वर्ष सन 2020 में मैंने नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से PhD कर रहा हूँ और मेरी हॉबी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना है। ठीक है मैम। आशीष, जी मैम। तो आप ये बताइए सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दे दीजिए। मैम सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी की सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी कैसे करते हैं सोसाइटी की? जी मैम क्योंकि इसमें हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे एम्पिरिकल मेथड कि हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हम रियलिटी में देखते हैं, उसी को हम सोसाइटी उसे में शामिल करते हैं। इसमें हमारे जो भावनात्मक या ऐसी चीज़ें नहीं आती, तथ्यात्मक चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसे और इसका एक सिस्टमेटिक क्रम होता है कोई भी स्टडी करने का। इस वजह से हम शायद साइंटिफिक स्टडी। फैमिली इंस्टीट्यूशंस में अभी क्या आप परिवर्तन क्या देख रहे हैं? मैम सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली से कम होकर न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रही है। कारण क्या है जॉइंट फैमिली की, न्यूक्लियर फैमिली में? मैम अर्बनाइजेशन की वजह से माइग्रेट होकर लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं और उसमें जो पूरा जो फैमिलीज़ हैं उनको साथ में ना लाकर जो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का? जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की साइड लोग बढ़ रहे हैं, जी तो उसमें एडवांटेज क्या है जी और मैम, डिसएडवांटेज क्या है? मैम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर सोशलाइजेशन जॉइंट फैमिलीज़ में अच्छे से होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बेटर हो सकता है और कई जनरेशन एक साथ मिल के रहती है, तो एक सहयोग की भावना हो सकती है, कई सारे उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। और अगर हम उसके एडवांटेज की डिसएडवांटेज की बात करें तो आपने कहा जॉइंट फैमिली में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेहतर हो सकता जी। है, बट न्यूक्लियर फैमिली में होने के इकोनॉमिकल एडवांटेज नहीं हो सकते? हाँ मैम बिल्कुल जॉइंट फैमिली में तो एडवांटेज। डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी। यस मैम, बट जो वर्क्स हैं आपस में बटे हुए रहते हैं और ज़्यादा मेंबर्स की वजह से वो शायद बेटर तरीके से हो सकता तो है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी फैमिली अच्छी है, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? मैम सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही ठीक हैं, बट अगर मुझे फिर भी एक बताना हो तो मैम आज के समय में भी जॉइंट फैमिलीज़ की जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें बच्चों का सोशलाइजेशन अच्छे से होता है और मैम मोरल वैल्यूज़ जो बच्चे सीखते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं। माता पिता से वैल्यूज नहीं सीखते? ऐसा तो बोला जाता मैम, है कि माता जी। सबसे बड़ा आधार होती है वैल्यूज देने बिल्कुल का। मैम, माता पिता से सीखते हैं, परंतु आज के समय में माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उतना समय बच्चों के साथ बिताने का नहीं मिल पाता और जो पुरानी वैल्यूज़ हैं हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा सीखते गवर्नमेंट हैं। के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि माता पिता दोनों अपने बच्चों के साथ समय बिता सके? मैम रिसेंटली अभी मैटरनिटी लीव और फादर के लिए भी पैटर्निटी लीव के लिए वो किया गया है। कुछ 15 दिन के लिए जो पैटर्निटी लीव है वो पुरुष को भी माता मिलेगी। ऐसी कौन सी वैल्यूज देती है और पिता ऐसी कौन सी वैल्यूज देता है एक बच्चे में? मैम सबसे पहले तो जो भावनात्मक जो लगाव होता है बच्चे का वो माता के साथ ज़्यादा पिता होता से है। नहीं होता? मैम पिता से भी होता है परंतु माता से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि एक बच्चा माता के ही शरीर से जन्म लेता है, तो हो सकता है इसका जो भावनात्मक या साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है। और मैम पिता से भी भावनात्मक लगाव होता है परंतु माता से ज़्यादा। मैम आपने वैल्यूज़ पे बात करी है, होते क्या हैं वैल्यूज़, होती क्या हैं? मैम वैल्यूज़ जनरलाइज्ड ऐसे बिहेवियर होते हैं सोसाइटी में जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत किसी समाज में, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सब वैल्यूज़ हैं। ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकती है, किसी के लिए ऑनेस्टी प्राइमरी वैल्यू होता है, किसी के लिए नहीं होता है। आप JRF हो ना, जी मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट सोशलॉजिकल एस्पेक्ट में देंगे, ठीक है ना? मैं
एक सोशलॉजिस्ट से बात कर रही हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से बात कर रही हूँ सोशलॉजी के, ना कि किसी जर्नलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर से। ओके, अब मुझे बताइए कि सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल फैक्ट, हिंदी में पूछूं कि इंग्लिश में पूछूं, क्या कंफर्टेबल रहेंगे आप? इंग्लिश कंफर्टेबल। ठीक है, तो सोशल वैल्यूज़ एंड सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? मैम, सोशल वैल्यूज़ आर डिज़ायर्ड बिहेवियर ऑफ एनी सोसाइटी विच एनी सोसाइटी डिज़ायर्स टू, किसी इंडिविजुअल से डिज़ायर करते हैं कि ये वो फॉलो करें। एंड मैम सोशल फैक्ट जो कॉन्सेप्ट है इमाइल डरखाइन के द्वारा दिया गया है। मैम सोशल फैक्ट वो होते हैं जो हमारे विचार करने, व्यवहार करने तथा क्रिया करने के ऐसे तरीके होते हैं जिनका वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन किया जा सकता है, और ये हमें प्रभावित करते हैं, बाध्यकारी भी होते हैं और एक्सटीरियर भी होते हैं। आपने बोला कि ये बाध्यकारी होते हैं, और क्या होते हैं सोशल फैक्ट? मैम बाह्य यानी एक्सटीरियर टू इंडिविजुअल। और आपने बोला वस्तुनिष्ठ होते हैं। जी वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ में क्या डिफरेंस होता है? मैम वस्तुनिष्ठ जो चीज़ होगी सभी के लिए एक समान होगी। यदि मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूँ तो ये जो मेरे सामने जो गिलास रखा है ये एक पानी से भरा हुआ गिलास है। या फिर अगर व्यक्तिनिष्ठ की बात कहें तो ये जो गिलास है ये बेस्ट गिलास है वर्ल्ड का, तो ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। ये मेरे नहीं, लिए पानी बेस्ट हो से सकता भरा है। भी तो व्यक्तिनिष्ठ हुआ, मुझे तो आधा खाली दिख रहा है। मैंने बोला कि ऊपर से खाली गिलास है, जी और आपने बोला भरा गिलास है। मैं बोल रही हूँ नहीं, ऊपर से थोड़ा खाली गिलास है, फिर मैम, ये वो कैसे व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ हो हुआ? जाएगा। मेरा कहने का संदर्भ सिर्फ ये था कि ये पानी से भरा हुआ है या फिर ये ग्लास है, तो वो सभी के लिए सेम होगा। और व्यक्तिनिष्ठ में दो ओपिनियन हो सकते हैं, जैसे कि मेरे लिए भरा हो सकता है, आधा खाली हो सकता है किसी और के लिए। ये अच्छा। yes, चलिए ठीक है, सामाजिक क्रिया जी क्या होती है? मैम इसे मैक्स वेबर और टैलकट पार्सन्स दोनों ने डिफाइन किया है। अगर मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग बात करें तो सोशल एक्शन वो होती है जिसमें कोई मीनिंग अटैच होता है और वो किसी और इंडिविजुअल की तरफ होती है, इट इज़ टुवर्ड्स समवन एल्स। एंड टैलकट पार्सन्स ने इसमें चार कंडीशंस बताई हैं। जब कोई सोशल एक्शन करते समय जो व्यक्ति है वो समाज का सदस्य होने के नाते जो क्रिया करता है वो सोशल एक्शन होती है। उसका कोई गोल होना चाहिए, उसका जो मीन्स है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और वो किसी सोशल सिचुएशन में होना चाहिए। इनमें से कौन सा विद्वान कहता है कि एक व्यक्ति भी करेगा तो वो सोशल एक्शन होगा, और कौन सा विद्वान ये कह रहा है कि सोशल क्रिया के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है? मैम टैलकट पार्सन्स के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है वो सोशल एक्शन हो सकती है, परंतु मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग इसमें दो लोगों का होना ज़रूरी है। माइक्रो अप्रोच किसने अपनाई है? माइक्रो हाँ, मैम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थियरीज में हम माइक्रो अप्रोच देखते हैं जिसमें इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है, और मैक्स वेबर को भी हम मैक्रो और माइक्रो दोनों ही अप्रोच में देख सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग अप्रोच है। मैक्स वेबर किस में है? मैम माइक्रो तो है क्योंकि उन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, और कहीं ना कहीं उन्होंने लार्ज सोशल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी एंड कुछ चीज़ों की बात की है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन आपने बोला है, व्हाट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शन? मैम ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी में इंडिविजुअल सिंबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और मीनिंग्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं किसी सोशल इंटरेक्शन में। न्यू फंक्शनलिज्म क्या है? मैम न्यू फंक्शनलिज्म का एक रिवाइवल कह सकते हैं, जो इसमें जो फंक्शनलिज्म की कमियां थी उनको दूर करते हुए, लेकिन इसको कोर एस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए इसमें उन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और कल्चरल सोशियोलॉजी को ऐड किया था। कौन है जन्मदाता इसके? निकोलस लूहमैन एंड पॉल कॉलोनी, दो लोगों का नाम इसमें। कंफर्म है? अंदाजा मत लगाइएगा। मैम जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरे अलेक्जेंडर और मार्क्स की बातों में कहाँ डिफरेंस और कहाँ समानता आती है? सॉरी मैं भी याद नहीं। पार्सन्स और जेफरे अलेक्जेंडर जो है, इनके बीच में कहाँ पर समानता आती है?
सॉरी नियो फंक्शनलिज्म को आप पार्सन्स से कैसे जोड़ेंगे? न्यू फंक्शनलिज्म पार्सन से कैसे रिलेटेड है मुझे पता नहीं है, मैं इसके बारे में प्रघटना शास्त्र पढ़े हैं? फिनोमिनोलॉजी। क्या है? मैम बेसिक लाइफ डेली लाइफ में इंडिविजुअल कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपने जो इंटरेक्शंस हैं या सिंबल्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एथनो मेथोडोलॉजी क्या है? सॉरी मैम मैं भी भूल रहा हूँ। वारियर एल्विन की बुक का नाम बताइए जो उन्होंने अपने सहभागी अवलोकन में के बाद लिखी थी। मैम बुक्स का नाम तो पता है बट किस में उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। चलिए ठीक है, बुक का नाम बता दीजिए। द बेगा उनकी एक बुक है। द बैगा में उन्होंने क्या लिखा था? मैम ट्राइबल शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड ऐसा कुछ मैम, जो क्योंकि उनका जो ओपिनियन था वो जीएस घुरिये के ओपिनियन से अपोजिट था। जीएस घुरिये का ओपिनियन क्या था? मैम ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज एंड दे शुड बी एसिमिलेटेड विद हिंदूज, उनका ये ओपिनियन था। एसिमिलेशन की वो बात करते हैं। ठक्कर बापा ने क्या बोला था? सॉरी मैम। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपनाई थी वारियर एल्विन की थ्योरी को फॉर ट्राइबल ऑफ इंडिया, तो क्या था? पंचशील समथिंग मैं इंटीग्रेशन ट्राइबल्स के इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंटीग्रेशन थियोरी समथिंग एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। हम अगर बात करते हैं कि इंडिया जो है हमारा, वहाँ पर ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बीइंग अ सोशलॉजिस्ट हम भी ट्राइबल्स पर पूरी ट्राइबल सोशलॉजी ही हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, ट्राइब्स पे बहुत काम कर रहे हैं। आपकी रिसर्च पीएचडी का क्या है, टाइटल क्या है? मैम मेरा जो टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स अ सोशियोलॉजिकल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंदौर सिटी। ओके, तो आपने कितने साल हो गए आपने रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया है? मैम मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट हो गया है, मेथोडोलॉजी प्रिपेयर हो गई है। हो गई है? जी। चलिए फिर आप इससे भी बता दीजिए कि जो आपने काम किया है जी उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज़ की है? मेथोडोलॉजी इन द सेंस में मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ करूँगा एंड सैम्पल मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च रहेगी एंड फॉर डेटा कलेक्शन में कोटा सैम्पलिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो सैम्पलिंग साइज़ क्या है आपका? 300 मेरा सैम्पलिंग साइज है। केवल 300 है? जी। तो कैसे कर रहे हो? अगर कोटा सैम्पलिंग आप कर रहे हो तो कैसे आपने सैम्पलिंग की? 300 को कैसे निकाला? मैम जो एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन है ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की वो 10,000 है एक ट्रांसपोर्ट वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने रिसर्च गाइड से डिस्कशन करके मैंने 300 एक सैंपल। नहीं तो वही तो, वो सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया? वो तो चलिए मैं समझ गई कि आपने कोटा किया, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन वो कोटा कहाँ से निकाला? आप 10,000 ऑटो रिक्शा में से 300 को कैसे आपने कोटा लिया? मैम एक आइडियल जो मैंने रिसर्च देखे कि 250 300 350। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप डेटा कलेक्शन के लिए आपने 300 सैंपल साइज लिया एंड यू हैव ऑप्टेड कोटा सैम्पलिंग, ओके, नॉट रैंडम सैम्पलिंग। देन वेयर इज द 300 कोटा ऑटो ड्राइवर्स? ओके मैम डिवीज़न इन 300 में मैं किस किस को ले रहा हूँ? यस। मैम सबसे पहले मैं इसमें ऐप बेस्ड और नॉन ऐप बेस्ड जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं उनका जो इक्वल रेशियो होगा। उसके बाद सीएनजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स होंगे जो मेल सीएनजी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका रेशियो है 225 और 75 फीमेल ई रिक्शा ड्राइवर्स में लेगा। तो मैम इस तरीके से मैंने इसको व्हीकल टाइप यानी सीएनजी, नॉन इलेक्ट्रिक और मैम नॉन ऐप यूज़र्स एंड ऐप यूज़र्स में डिवाइड किया। तो अभी आपने किसी से भी बात की? मैम मैंने 10 से 12 ऑटो रिक्शा ड्राइवर से एक पायलट स्टडी के तौर पर बात की थी। ना? जी। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे आपने कोटा निकाला? ये तो आपने कर लिया। यस अब 10,000 में से अगर आपने 225 निकाले, जी ठीक है ना, और 75 निकाले, तो वो 225 आपने कैसे? क्योंकि देखिए एक बहुत सिंपल सी बात होती है, रैंडम सैम्पलिंग कोई भी हमको मिला हमने बात कर ली, बट यू हैव ऑप्टेड कोटा सैम्पलिंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैम मैंने जो ऑब्जर्व किया एक रफली अमाउंट एक रफली साइज नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। यू हैव ऑप्टेड कोटा सैम्पलिंग,
चलो फर्स्टली डिफाइन मी कोटा सैम्पलिंग। आप मुझे कोटा सैम्पलिंग बता दो कि आप कोटा सैम्पलिंग के बारे में क्या समझते हो। मैम इन कोटा सैम्पलिंग में हर एक मैं कुछ कैटेगरीज जो मैंने बनाई, इसमें हर एक कैटेगरी का एक फिक्स नंबर होगा हाँ। कि मैं इस कैटेगरी से इतने रेस्पोंडेंट सिलेक्ट करूँगा। तो जो मैंने नंबर ऑलरेडी इस डिसाइड किया हुआ है कि मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा, तो इस वजह से मैं कोटा मीन्स बेटा यू आर नॉट डूइंग ओनली कोटा सैम्पलिंग, यस मैम, नॉट ओनली यस you will opt random sampling also, यस मैम, because in your quota you will opt random sampling। यस मैम, डेफिनेटली। मेथोडोलॉजी आपने पूरी नहीं करी है, हाँ। चलो कोई बात नहीं। शोध के आप मेरे को प्रारूप बता चरण बता दीजिए, जो हम सोशल रिसर्च जो है हमारी सोशलॉजिकल रिसर्च, इसमें हम 14 स्टेप्स बताते हैं, वो सारे 14 स्टेप्स मुझे हायरार्की बेस पे बता दीजिएगा। सबसे पहले वी विल select a problem, we'll define the problem, after defining review of literature and research gap, and in research design there are several sub steps like sampling design and data type and research methodology, complete research methodology, then conclusion, results, इतना ही याद आ रहा है सर। ठीक है। आशीष उपाध्याय जी। जी सर। अच्छा जी, उपाध्याय जो सरनेम है हमका, ये किसी काम की वजह से मिलता है, कोई उपाधि है? जी सर। सर गुरुकुल में जो प्राचीन काल में जो आचार्य जो थे उनके लिए ये उपाधि यूज़ की जाती थी, और इसका जो अर्थ होता है जिसके पास जाकर अध्ययन किया जाए वह उपाध्याय कहलाता है। ये उपाध्याय किन लोगों को दिया जाता है, क्योंकि उस समय तो कई सारे लोग जो है अध्ययन और अध्यापन का काम करवाते थे। जी सर। तो बेसिक उपाध्याय शब्द क्यों जोड़ा गया उनके पीछे? सर ये एक जनरल टीचर के लिए ये दिया जाता है, जैसे आचार्य जो होते थे और एक उपाध्याय, दो इसमें डिफरेंशियल होते थे। तो जो एक जनरल जो टीचर होते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, और जो स्पेशल टीचर उन्हें आचार्य। गुरु क्या होता? सर एग्जैक्ट डेफिनेशन। शिक्षक? सर जो शिक्षण का कार्य करता है उसे शिक्षक कहा। एजुकेटर क्या होता? सर जो एजुकेट करता है, सर टीचर एंड एजुकेटर। इनमें कोई डिफरेंस है? सर माइनर डिफरेंस है, बट सर एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता पाऊँ। अच्छा, हम हमेशा सुनते आते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसको डिफाइन कीजिए। सर समाज में जो कुछ भी गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें साहित्य के द्वारा जो लेखक है वो प्रकट करते हैं, तो इस वजह से साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। सिनेमा को भी समाज का दर्पण कहा जाता है? जी सर। वो कैसे? सर सिमिलरली जो समाज में जो घटनाएं होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उन्हें सिनेमा के जरिए प्रकट किया जाता है, तो सिनेमा भी समाज का दर्पण होता है। वर्तमान समाज की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं? सर जैसे जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं माइग्रेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और LGBTQ राइट्स की बात चल रही है, सर लिव इन रिलेशनशिप भी अभी एक समस्या है। समस्या इसलिए कहूँगा सर क्योंकि ये कानूनी रूप से तो वैध है, परंतु समाज ही इसे अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसे देखा जाता है। और कोई समस्याएं दिख रही हैं आपको? सर अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रॉब्लम है। और सर अभी मैं इतनी याद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सामाजिक मूल्य और नैतिक मूल्य में क्या अंतर होता है? सामाजिक मूल्य किसी समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, किसी समाज में क्या डिजायर्ड है, क्या एक्सेप्टेड है, और नैतिक मूल्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्य ऊपर हो सकता है, किसी के लिए वो सेकेंडरी हो सकता है, तो ये अंतर होता है। ठीक है आशीष, पूरा इंटरव्यू जा सकते हैं।